राधे राधे, हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। शौर्य, अनाया और नज़दीकियाँ। इतना बोलकर उसने सूर्य की तरफ देखकर कहा, हे चैम, कितनी शरारत करते हो तुम। सॉरी बोलो अंकल से। अक्षर की बात पर सूर्य ने नाम में सिर हिलाते हुए बोला, ऐसे सार कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगता। राज और सिम्बा पहले ही हैरानी से सूर्य को देख रहे थे और अब उसकी बात सुनकर वो और हैरान हो गए थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर से सूर्य को देखने लगे। अक्षर भी सूर्य की बात सुनकर चौंक गया। वो कुछ कहता उससे पहले ही अनाया उसके पास आ गई और सूर्य का कान पकड़ते हुए बोली, क्या कहा आपने? चलिए जल्दी से अंकल को सॉरी बोलिए। अनाया के इस तरह सूर्य को कान खींचने पर सूर्य धड़ से मुंह बनाकर धीरे से बोला, सॉरी अंकल। फिर अनाया की तरफ देखकर बोला, मामा इट्स हर्टिंग। अनाया ने उसका कान छोड़ दिया और राज और सिम्बा से सूर्य की तरफ से माफ़ी मांगते हुए बोली, सूर्य की तरफ से हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। वो जब से सूर्य ने हमें और अक्षर जी की बातें सुनी हैं, वो तभी से खुद को एसएसआर कहने लगा है। अनाया अभी बोल ही रही थी कि तभी सूर्य बीच में बोला, मम्मा मैं एसएसआर हूँ, मुझे ये नाम बहुत पसंद है। सूर्य की बात सुनकर अनाया ने उसे घूरते हुए तो सूर्य जल्दी से अक्षर के गले लग गया। इतना इधर राज और सिम्बा दोनों का ध्यान तो सूर्य की बात पर था। क्या ये बच्चा अनाया का था? क्या वो अब एक बच्चे की माँ है? राज और सिम्बा दोनों यही सोच रहे थे। फिर राज ने मन ही मन खुद से कहा, हे भगवान, बस आज के लिए इतना शौक काफ़ी है, अब और नहीं चाहिए। कुछ सोचकर सिम्बा ने अक्षर और अनाया दोनों की तरफ पूछा, क्या ये बच्चा आप दोनों का है? सिम्बा की बात सुनकर जैसी अनाया कुछ बोलने को हुई, उससे पहले अक्षर मुस्कुराते बोला, हाँ बहुत शरारती है ना मेरा पर गया है। अक्षर की बात पर सिम्बा ने धीरे से सर हिला दिया। अक्षर ने भी दोनों से माफ़ी मांगी और अनाया के साथ चला गया। राज और सिम्बा दोनों ही सोचते हुए लिफ्ट के पास आए और दीवार से टिक कर खड़े हो गए। राज ने सोते हुए सिम्बा से कहा, क्या मुझे ये दुआ लगती है या उसकी कोई हमशक्ल है? राज की बात पर सिम्बा सोचते हुए बोला, पता नहीं यार, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इतने सालों बाद दुआ सामने भी आई तो अपने पति और बच्ची के साथ, अब हम शौर से क्या कहेंगे? सिम्बा की बात पर राज बोला, नहीं, शौर को अभी बच्चे के बारे में कुछ नहीं बताना। इतना बोलकर उसने सिम्बा को देखा और सोचते हुए आगे बोला, यार तुझे उस बच्चे की एटीट्यूड कुछ देखा देखा ऐसा नहीं लग रहा? राज की बात सुनकर सिम्बा भी सोचने लगा और सोचते हुए बोला, मुझे तो वो बच्चा कहीं से भी अक्षर के जैसा नहीं लग रहा था। वही तो समझ नहीं आ रहा, वो ना तो उसका एटीट्यूड अक्षर के जैसा था और ना कि उसके लुक्स। फिर अक्षर ने ऐसा क्यों कहा वो उसका बेटा है? राज सिम्बा के साथ देते हुए बोला, उसका बेटा होगा तभी तो उसने ऐसा कहा। सिम्बा राज की बात पर बोला और दोनों ऐसे ही बात करते हुए टॉप फ्लोर पर पहुंच गए। शौर्य अपने कैबिन में बैठा था। आज उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। वो जल्द से जल्द अनाया के बारे में सब जानना चाहता था। उसकी गट फीलिंग्स कह रही थी कि वह उसकी दुआ है। वो राज के आने का इंतज़ार कर रहा था, इसलिए शौर्य के ये 2 घंटे 2 साल की तरह बीत रहे थे। वो अभी दुआ के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसके कैबिन का डोर खुला और राज अंदर आया। उसने शौर्य के सामने फाइल रखते हुए कहा, इसमें अनाया रघुवंशी की सारी इन्फॉर्मेशन है। इतना बोलकर राज ने मन ही मन खुद से कहा, जो तुझे जानना था सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन तुझे दी है मैंने। अभी बच्चे के बारे में मुझे ना ही पता चले तो अच्छा है तुझे। शौर्य फाइल ओपन करके पढ़ने लगा। उसमें अनाया की सारी डिटेल्स थी, पर उस फाइल में अक्षर और सूर्य से रिलेटेड एक लाइन तक नहीं थी। रात का समय। राज, सिम्बा, विशाल, अक्षय, अनमय पांचों ही फार्म हाउस में बैठे वाइन पी रहे थे। राज और सिम्बा दोनों ने ही तीनों को ऑफिस में जो कुछ हुआ था वो सब उन्हें बता दिया। वो सभी ये जानकर शॉक थे और सबसे ज़्यादा शॉक भी उन्हें इस बात का लग रहा कि दुआ एक बच्चे की माँ है। दोनों की बात सुनकर अनमय बोला, ये कैसे पॉसिबल है? दुआ शौर्य से बहुत प्यार करती थी, वो उसे भूलकर ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ सकती है? इतना बोलकर उसने अभय के कंधे पर हाथ रखा, उसे हल्का सा धक्का देते हुए बोला, जरूर कुछ गड़बड़ है दया, जरूर कुछ गड़बड़ है। अभय ने झुंझलाकर अनमय को देखा और उसका हाथ झटकते हुए बोला, गड़बड़ है तो पता करना, मुझे क्यों मारा है? फिर सोचते हुए बोला, नहीं नहीं नहीं, वो दुआ की जरूर कोई हमशक्ल होगी। हम सब उसे अच्छे से जानते हैं। वो शौर्य को छोड़कर कभी किसी और से शादी नहीं कर सकती। सबकी बातें चुपचाप आगे सुनकर विशाल ने भी अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा, 2 दिन पहले जब मैं शौर्य मुंबई आए थे, हमें एयरपोर्ट पे एक बच्चा मिला।
और पता है जय उसने क्या किया? बोलते हुए उसने सभी को देखा। वो सब भी उसे देख रहे थे। उसने द ग्रेट एसएसआर को अपनी पैंट की जिप खुलवाई। बोलते हुए विशाल हंसने लगा। कुछ देर तक तो वो चारों विशाल की बात पर सोचने लगे, फिर अगले ही पल वो सब भी हंसने लगे। दूसरी तरफ ऑफिस में रात के 11 बज रहे थे और शौर अभी भी अपने कैबिन में बैठा था। उसके ख्यालों में उसकी अनाया थी। उसका मन बेचैन था। अनाया के बिना उसकी आंखें फिर से अनाया के दीदार के लिए तरस रही थी। वो एकदम से उठा और चला गया। कुछ देर बाद शौर की कार उसी होटल के बाहर आकर रुकी जहाँ अनाया ठहरी हुई थी। शौर ने उसे निकलकर सीधा होटल में एंटर हुआ। उसके पास अनाया की सारी डिटेल्स थी। उसके कदम सीधे अनाया के रूम के बाहर जाकर रुके। शौर होठों को टेढ़ा कर हौले से मुस्कुराया और अपनी जेब से की निकालकर उसने डोर अनलॉक किया। वो एक वीआईपी रूम था, इसलिए काफ़ी बड़ा और लग्जूरियस था। वो अंदर आया और चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाने लगा। तभी उसकी नज़र बेड पर सोई अनाया पर गई और वो उसे देखकर फिर से मुस्कुरा दिया। आज अनाया अकेले ही सो रही थी। सूर्य के कान खींचने से वो उससे नाराज़ था और इसलिए वो आज अनाया के साथ न सोकर अक्षर के साथ उसके रूम में सो रहा था। अनाया को देखते ही शौर्य के कदम अपने आप ही उसकी तरफ बढ़ गए और उसके नज़दीक जाने लगा। शौर्य अनाया के करीब आकर उसके पास ही बैठ गया। अनाया इस बात से बेखबर कि कोई उसे निहार रहा है। वो आराम से सो रही थी। उसके बालों की एक लट जो उसके गालों पर झूल रही थी। शौर्य ने उसे हाथ बढ़ाकर हटाना चाहा, पर अगले ही पल उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया, ये सोचकर कि कहीं उसने छूने से वो सोते से उठ ना जाए। अनाया के बाल काफ़ी जगह खाली थी, इसलिए शौर्य उसके बगल ही लेट गया और तिरछी नज़रों से उसे देखने लगा। घंटे बीत गए थे, पर शौर्य की आंखों में जैसे नींद ही नहीं थी। नींद उसकी आंखों से ऐसे गायब थी मानो छुट्टी लेकर घूमने गई हो। वो तो अपनी दुआ को देखते हुए अपनी 4 सालों की तड़प को कम करना चाह रहा था। अनाया ने जब करवट ली तो उसका हाथ शौर्य के चेस्ट पर चला गया और उसके होठों पर स्माइल आ गई। वो सूर्य के साथ ही सोती थी, इसलिए उसे लग रहा था उसके बगल सूर्य सो रहा है और उसने सूर्य समझकर शौर्य को पकड़ लिया। अक्सर सूर्य उसकी गोद में ही घुसकर 1 घंटे खामोश बच्चे की तरह सोता था। अनाया ने शौर्य को और करीब आने से शौर्य अपना कंट्रोल खोता जा रहा था। अनाया की गर्म सांसें उसके नेक और चेहरे पर पड़ रही थी। वो उसे बेचैन कर रही थी। शौर्य ने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और खुद को बहकने से रोकने की कोशिश करने लगा, पर अनाया की बढ़ती नज़दीकियाँ उसकी कोशिश को नाकाम कर रही थी। उसने अनाया को तिरछी नज़रों से देखा। अब उसे बहुत नज़दीक थी। तभी अनाया के मासूम चेहरे को देखकर शौर्य का माइंड जैसे ब्लैंक हो गया और वो उसके मासूम चेहरे में खो गया। उसकी आंखें अनाया के चेहरे पर घूमने लगी और घूमते हुए उसके होठों पर जाकर ठहर गई। वो उसके इतने करीब था कि चाहकर भी वो खुद से उससे दूर नहीं रह पाया और उसने कुछ इंच का फासला जो दोनों के दरमियान था उसे मिटाते हुए अनाया के होठों को अपने होठों से छू लिया। शौर्य के छुअन को महसूस करती अनाया के माथे पर कुछ सलवटें उभरी और अगले ही पल वो सलवटें मिट गईं। उसे ये एहसास बहुत जाना पहचाना लग रहा था। ना जाने क्यों उसे ये अच्छा लग रहा था। शायद उसे लग रहा था कि कोई अपना देख रही है, सपना देख रही है। शौर्य जो उसे जेंटली किस किए जा रहा था, अब अनाया उसकी किस का रिस्पॉन्स दे रही थी। अनाया का रिस्पॉन्स देते देख कर शौर्य और भी एग्रेसिव हो गया। अनाया के हाथ भी शौर्य के पीठ पर खस गई। कुछ देर तक एक दूसरे में खोए रहने के बाद शौर्य अपने हाथों के सहारे ऊपर उठकर अनाया को देखते हुए गहरी गहरी सांसें लेने लगा। अनाया की आंखें अब भी बंद थीं, पर लगातार शौर्य की गर्म सांसें उसके चेहरे पर पड़ने से उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और शौर्य के चेहरे को एक झलक देखकर उसने वापस अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अभी मुश्किल से आंखें बंद किए कुछ 5 सेकंड ही हुए होंगे कि तभी उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गई, पर इस बार शौर्य उसके सामने नहीं था। क्या शौर्य की नज़दीकों से अनाया के मन में पनपेगा शौर्य के लिए प्यार? कैसी होगी अनाया और शौर्य की नज़दीकियाँ? ये चैप्टर आने वाला था पर आज देना पड़ रहा है। अनाया जो है अब वो हैरानी से पूरे कमरे में नज़र घुमा कर देखने लगी, पर वहाँ उसे शौर्य नहीं दिखा। उसे समझ नहीं आ रहा था ये क्या था। क्या उसने अभी अपने सपने में एसएसआर को इमेजिन किया था? पर क्यों? आज से पहले तो कभी उसे इस तरह कोई सपना नहीं आया, फिर आज ही क्यों? अनाया यही सब सोच रही थी। उसने सोचते हुए खुद से कहा,
हमें अभी एसएसआर से मिले हुए 24 घंटे भी नहीं हुए और हम उन्हें सपने में कैसे देख सकते हैं? ये हमें क्या हो गया? सपना, वो भी इस तरह का? बोलते हुए उसका चेहरा रुआसा हो गया और उसने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद वो उठी और वॉशरूम में चली गई। उसके वॉशरूम में जाते ही शौर्य कबर्ड के पीछे से निकला और होठों को टेढ़ा कर धीरे से मुस्कुरा दिया। तुम दुआ ही हो, मैं जानता था। वही एहसास, वही खुशबू, कुछ नहीं बदला। तुम आज भी वैसी ही हो मेरी जान। इतना बोलकर शौर्य एक नज़र वॉशरूम की तरफ देखकर चला गया। अनया वापस आकर बेड पर बैठ गई। वो अंदर ही अंदर अपने आप से लड़ रही थी। ना जाने क्यों ही उसे ऐसा सपना आया जो उसे बेचैन कर गया। अनया ने सोने की बहुत कोशिश की पर उसे नींद नहीं आई। वो करवट बदलती रही और सुबह हो गई। रायजादा पैलेस। यश, संभव और रक्षय तीनों दबे पांव रूम से निकले। वो तीनों एक ही रूम में सोते थे। उनका रूम बहुत बड़ा था जहाँ 3 बेड थे। चीकू और महिका अभी कुछ छोटी थी, इसलिए वो दोनों अपनी मम्मा पापा के साथ ही सोती थी। वो तीनों बैट और बॉल लेकर आराम से जा रहे थे। उनके इतना डरने के पीछे की वजह शौर्य था। शौर्य का रूम जस्ट उनके रूम के पहले पड़ता था, इसलिए वो तीनों ही शौर्य के रूम के सामने से निकलते टाइम भगवान से प्रार्थना करने लगे, गलती से भी डेविल की नज़र उन पर ना पड़ जाए। उन तीनों के शौर्य से इतना डरने के पीछे की एक वजह थी। जब एक बार तीनों ने महिका और चीकू को परेशान किया था, तब शौर्य ने तीनों की अच्छी खासी पनिशमेंट दी थी। तब से ही तीनों शौर्य से डरते थे। वो तीनों उसे डेविल कहकर बुलाते थे। वो अभी दबे पांव शौर्य के रूम से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी डोर खुला होने की वजह से रक्षय की नज़र अंदर पड़ गई। शौर्य बेड के पास खड़ा जाने क्या सोचकर मुस्कुरा रहा था। रक्षय उसे मुस्कुराते देखकर दंग रह गया। उसके पैर वहीं जम हो गए। जब रक्षय आगे नहीं बढ़ा तो यश ने उसे धक्का देते हुए कहा, अबे खड़ा क्यों है, जल्दी चलना वरना डेविल मामा देख लेंगे और फिर हम सबकी एक साथ वाट लग जाएगी। यश दबी दबी आवाज़ में बोला, पर तब भी रक्षय अपनी जगह से नहीं हिला। उसने ना हिलते देखकर यश और संभव दोनों ही उसकी नज़रों का पीछा कर अंदर देखने लगे और वो दोनों भी शौर्य को देखकर हैरान रह गए। तीनों ने एक दूसरे को देखा और तीनों ही भागते हुए हॉल में आए। हॉल पे मीरा महिका और चीकू के साथ ही बैठी थी। तीनों को ऐसे भागते देखकर मीरा ने उन्हें समझाते हुए कहा, यश, रक्षय, संभव, गिर जाओगे, बच्चों इतना क्यों भाग रहे हो? मीरा की बात सुनकर रक्षय बोला, दादी यू नो व्हाट, हमने क्या देखा? तभी उनका साथ देते हुए यक्ष बोला, दादी वो स्माइल कर रहे थे। कौन स्माइल कर रहा था? किसकी बात कर रहे हो तुम लोग? मीरा ना समझी में बोली, अरे दादी डेविल, वो स्माइल कर रहे थे, हमने अभी देखा। यक्ष फिर से बोला, डेविल? मीरा फिर से कंफ्यूज होते हुए बोली। तभी समझाते बोला, अरे दादी शौर्य मामा स्माइल कर रहे थे, हमने देखा भी। क्या? मीरा संभव की बात पर चौंक कर बोली, क्या मेरा शौर्य मुस्कुरा रहा है? मीरा की बात पर रक्षय, संभव और यश तीनों ने सर हिला दिया। चीकू और महिका के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ रही चित्रा और महिला ने भी ये बात सुनी तो वो दोनों भी हैरानी के साथ खुश हुई। मीरा शौर्य के रूम की तरफ बढ़ गई। उसके पीछे पीछे चित्रा और महिला भी चली गई। यश, संभव और रक्षय वो तीनों भी अपनी मामा के ये न्यूज़ देने चले गए। धीरे धीरे करके सभी के रूम के बाहर इकट्ठे हो गए और बाहर से ही खड़े होकर शौर्य को स्माइल करते हुए देख रहे थे। पूरे 4 साल बाद शौर्य को मुस्कुराते हुए देख सकते थे। मीरा भी खुशी के आंसू भर आई और वो अंदर जाते हुए शौर्य से बोली, आज इतने 16 बाद तेरे होठों पर हंसी देखी मैंने। भगवान तेरी ये मुस्कान ऐसे ही सदा बनाए रखे, वो कभी तेरे होठों से ये हंसी तुझसे ना छीने। शौर्य ने मीरा की बात सुनकर गहरी सांस लिया, उसे कंधे से पकड़ अपने सामने बैठाते हुए खुद उसके पैरों के पास बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, माँ वो वापस आ गई है। मीरा का शौर्य की बात समझ नहीं आई। उसने असमझ में शौर्य को देखा। शौर्य धीरे से स्माइल करते हुए बोला, माँ दुआ वापस आ गई है। जैसे ही मीरा ने यह सुना उसे अपने कानों पर जैसे भरोसा ही नहीं हुआ। उसने हैरानी और खुशी से मिले जुले भाव से कहा, क्या कहा तूने? दुआ वापस आ गई है? कहाँ है वो तू? उसे घर लेकर क्यों नहीं आया?
बता कहाँ है वो, मैं खुद उसे लेने जाऊंगी। मीरा की आंखों में एक्साइटमेंट साफ साफ झलक रही थी। तभी शौर्य ने उसे समझाते हुए कहा, माँ वो अभी नहीं आ सकती। नहीं आ सकती? पर क्यों नहीं आ सकती? हम सब उसका इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं। मीरा के पूछने पर शौर्य ने कहा, माँ वो हमें भूल चुकी है, उसकी याददाश्त जा चुकी है। शौर्य की बात सुनकर मीरा की आंखें फिर से डबडबा गईं और वो अपनी डबडबाई हुई आंखों से शौर्य को देखते हुए बोली, शौर्य देखना, एक दिन उसे सब याद आ जाएगा। उसने आने की कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी वो आ गई। मुझे पूरा भरोसा है अपने भगवान पर, उसकी याददाश्त जल्दी वापस आ जाएगी। बाहर खड़े सभी ने शौर्य और मीरा की बातें सुनी थी। वो सब भी बहुत खुश थे ये जानकर कि दुआ जिंदा है। अब सभी के अंदर उसे मिलने की क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी। राज और सिम्मा ने पहले ही तीनों को सच बता दिया था। वो सभी चित्रा, महिरा, आयशा, पायल, राखी का हाथ पकड़े उन्हें अपने रूम में ले आए और रूम के अंदर से बंद कर लिया। उन्होंने उन सभी को सारा सच बता दिया। सभी हैरान थे ये जानकर कि दुआ ने शादी कर ली है और अब उसका एक बच्चा भी है। इधर यश, जो आयशा के पीछे पीछे जा रहा था, उसने उसके अंदर जाने से पहले अनमय ने आयशा को अंदर कर दरवाज़ा बंद कर लिया। यश ये देखकर मुंह फुलाकर खुद से बोला, पता नहीं डैड को क्या हो जाता है, वो हर बार ऐसे ही करते हैं। मेरे साथ मामा को अंदर ले जाते हैं और मुझे बाहर छोड़ देते हैं और डोर भी बंद कर देते हैं। यश अभी कुछ खुद से बात ही कर रहा था कि तभी उसे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। यश ने उधर देखा तो महिका और चीकू दोनों ही उसे देख हंस रही थी। यश को उसकी ये हंसी चिढ़ा रही थी, इसलिए वो दोनों को मारने के लिए उनके पीछे भागा। वो दोनों ही उसे अपने पीछे भागते देखकर दूसरी तरफ भाग गईं। दूसरी तरफ अक्षर सूर्य के साथ एयरपोर्ट आया हुआ था शुभी को पिक करने। जब अनाया ने अमित जी और सूर्य की शरारत के बारे में बताया तो वो हंसने लगे और उन्होंने सूर्य की चिंता भी सता रही थी। अक्षर और अनाया के ऑफिस जाने के बाद सूर्य अकेले रह जाएगा और अगर उसे ऑफिस ले गए तो वो फिर से शरारत करेगा। इसलिए अमित जी के सोचते हुए एक डिसीजन लिया कि उसे अनाया को बताया तो अनाया ने भी हाँ कर दी। अमित जी ने सूर्य की देखभाल के लिए शुभी को भी इंडिया भेज दिया। आज की पहली फ्लाइट से शुभी को भी पिक करने के लिए अक्षर और सूर्य एयरपोर्ट आए हुए थे। अक्षर के एयरपोर्ट जाने की वजह से अनाया को अकेले ही एसएसआर कॉर्पोरेशन आना पड़ा। उसे आज थोड़ा अजीब लग रहा था। ऑफिस आते हुए वो कल की तरह आज इतनी कॉन्फिडेंट नहीं लग रही थी। शौर्य अनाया के आने से पहले ही ऑफिस आ गया था और आज तो सभी ऑफिस आए थे। अभय, विशाल, अनमय, सिम्बा, राज, सभी को दुआ को देखना था। एक्चुअली में वो जानना चाहते थे वो लड़की सच में दुआ है या फिर उसकी कोई हम शक्ल। उन्होंने इस बारे में शौर्य से भी बात की पर शौर्य ने एक लाइन में रिप्लाई दी, शी इज़ माई एंजल। मैं उसे पहचानता हूँ, वो मेरी दुआ ही है। शौर्य की इस बात को सुनने के बाद किसी से आगे कुछ नहीं कहा गया। शौर्य की नज़र तो डोर पर ही टिकी थी। उसे इंतज़ार था दुआ के आने का। वो दरवाजे को देखते हुए मन ही मन खुद से बोला, कोई कुछ भी कहे, मैं जानता हूँ तुम मेरी ही दुआ हो। उसने इतना बोलते ही कैबिन को डोर खुला और अनाया अंदर आई। अनाया के अंदर आते ही सबने को ग्रीट किया। अनाया को देखकर अनमय, अभय, विशाल तीनों ही उसे मुंह खोलकर देखते रह गए। वो बिल्कुल दुआ जैसी ही तो थी। कौन उसे देखकर ये कहेगा कि वो दुआ नहीं है। तभी अनाया ने सबको ऐसे देखने से ऐसे हो गए। शौर्य ने जैसे ही उनका झुकती पलकों को देखा, उसने गर्दन घुमाकर पांचों को देख जो अनाया को एक टकी लगाकर देखे जा रहे थे। शौर्य ने उन्हें खा जाने वाली नज़रों से देखने लगा। जल्दी उन सबको अपने ऊपर शौर्य की जलती नज़रों का एहसास हुआ तो उन्होंने अपनी नज़रें फेर ली। फिर बहाना बनाकर वो सभी एक एक कर चले गए। उनके जाने के बाद अनाया शौर्य के पास आते हुए बोली, मिस्टर एसएसआर, हम इस प्रोजेक्ट पे कब से काम शुरू कर सकते हैं? अनाया की बात सुनकर शौर्य जल्दी से बोला, अभी? अनाया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो शौर्य अगले बोला, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, कुछ बातें जो कल अधूरी रह गई थी उन्हें पूरा करो। अनाया शौर्य की बात सुनकर कल रात की बातें उसे याद आने लगी और उसने जल्दी से अपनी नज़र शौर्य से हटा ली और फाइल देखते हुए उसे एक पॉइंट समझाने लगी। वो शौर्य के सामने खड़ी इधर से उधर मूव करते हुए उसे हर एक पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन कर रही थी और शौर्य की नज़र उसे ही निहार रही थी। मैं बहुत जल्द सबके सामने ये प्रूफ कर दूंगा
तुम अनाया रघुवंशी नहीं, मेरी दुआ हो, शौर्य ने मन ही मन खुद से कहा। और तभी उसकी नज़र अनाया के चेहरे से हटकर उसकी कमर पर चली गई, जो कि साड़ी के बीच में झांक रही थी। शौर्य उसकी कमर देख होठों को टेढ़ा कर धीरे से मुस्कुरा दिया। तभी उसे कुछ याद आया और वो खुद से बोला, तुम्हें गोली लगी थी तो उसका निशान भी यही कहीं होगा। सोचते हुए वो दुआ की कमर को ध्यान से देखने लगा, पर उसकी साड़ी बार बार बीच में आ रही थी। इसकी वजह से शौर्य सही से उसकी कमर देख नहीं पा रहा था। अनाया शौर्य के सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रही थी। उसे पता ही नहीं था शौर्य का ध्यान उसकी बात पर ना होकर उसकी कमर पर है। शौर्य साड़ी के पल्लू के बारे में बीच बीच में आ जाने की वजह से झांक झुंझला कर बोला, हटाओ इसे, मुझे सही से देखना है। अनाया शौर्य की बात सुनकर चौंक गई और वो शौर्य को देखते हुए बोली, सर क्या देखना है आपको। शौर्य अनाया के सवाल सुनकर सकपका गया और जल्दी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ वो तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, इस हम बाद में कंटिन्यू करते हैं। बोलते शौर्य अपनी जगह से उठा और कैबिन से अटैच बालकनी में चला गया। अनाया को उसका बिहेवियर कुछ समझ नहीं आया और उसने शौर्य से ध्यान हटाया और लैपटॉप पर काम करने लगी। शौर्य ने बालकनी में आकर एक सिगरेट अपने होठों के बीच रखी और उसे जलाकर अपने कस लेते हुए अपनी काली बुरी आंखों से बाहर का नज़ारा देखने लगा। अनाया लैपटॉप पर काम कर रही थी कि तभी उसकी नज़र शौर्य पर चली गई। जाने क्यों उसका दिल चाहकर भी उसे देखती रही। शौर्य को देखते हुए वो स्माइल कर रही थी। जब उसे एहसास हुआ तो वो काफ़ी देर से शौर्य को देख रही है, तो उसने जल्दी से अपनी नज़रें हटाई और मन ही मन खुद से बोली, अनाया ये क्या हो गया तुम्हें, तुम एसआर को इस तरह कैसे देख सकती हो। बोलते हुए वो खुद ही कोई कोसने लगी। इधर शौर्य भी अब मुड़कर बालकनी की बाउंड्री से टिक कर खड़ा हो गया और सिगरेट से कश लेते हुए अनाया को देखने लगा। अनाया अपना काम फुल फोकस्ड होकर कर रही थी। शौर्य को देखते हुए उसे उस समय याद आ गई जब उसने दुआ को अपनी सेक्रेटरी बनाया था और तब भी वो ऐसे ही फोकस्ड होकर काम करती थी। वो तिरछी स्माइल करते हुए बोला, एम्बिशियस गर्ल, नो चेंज। शौर्य सिगरेट के कश लेते हुए उसे देखते ही जा रहा था। उसकी नज़र अनाया के चेहरे से घूम ही नहीं रही थी। तभी शौर्य ने सिगरेट एस्ट्रे में बुझाई और धीमे कदमों से दोनों हाथ पैंट की जेब में रखे अनाया के पास आने लगा। वो अनाया के पीछे जाकर खड़ा हो गया और अचानक से उसके ऊपर झुकते हुए लैपटॉप में देखने लगा। शौर्य के अचानक झुक जाने से वो डर गई। उसने तिरछी नज़रों से शौर्य को देखा। शौर्य के कितने करीब होने से अनाया का दिल जोरों से धड़कने लगा और तभी शौर्य के होठों पर देखकर अनाया को कल रात का सपना याद आया। उन पलों को याद करते ही शर्म से उसके दोनों गाल लाल हो गए। उसके चेहरे से हल्की गर्मी भी निकलने लगी। उसने जैसे तैसे शौर्य का ध्यान हटाकर लैपटॉप की स्क्रीन को देखते हुए मन ही मन खुद से कहा, क्या कर रही है तुम अनाया, फोकस्ड ऑन योर वर्क, नॉट एसएसआर। शौर्य एकटक लैपटॉप की स्क्रीन को ही देख रहा था और तभी उसकी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए ही कहा, तो ये सारी क्वालिटी तुम्हारे प्रोडक्ट्स में है। बोलते हुए उसने भी तिरछी नज़रों से अनाया को देखा। अब अनाया की नज़र लैपटॉप पर थी और वो स्क्रीन देखते हुए शौर्य को समझाने लगी, पर अब शौर्य का ध्यान उस पर नहीं था। शौर्य उसके इतने करीब था कि वो उसकी खुशबू को स्मेल कर पा रहा था। अनाया की बेचैनी उसे छिपी नहीं थी। अनाया के लंबे बाल जो उसकी पूरी बैक को कवर किए हुए थे। शौर्य धीरे धीरे अपना चेहरा उसके करीब ले आया और उसके बालों से आ रही फ्रेगनेंस को लेने लगा। वो अनाया से फिर में से खो गया था, पर तभी जैसी अनाया ने कुछ बोलने के लिए अपना चेहरा शौर्य की तरफ घुमाया तो दोनों का ही सिर टकरा गया और तभी अनाया के मुंह से निकला, आउच। अनाया एक हाथ में अपना सर सहलाने लगी। शौर्य ने अनाया के सर पर उसका हाथ हटाया और उसका सर देखने लगा। वो धीरे धीरे उसके सर पर फूंकने लगने लगा। क्या अब तुम ठीक हो? शौर्य के पूछने पर अनाया ने सिर हिला दिया। शौर्य अपनी चेहरे पर बैठ गया और अनाया को देखते हुए बोला, मिस अनाया, इफ़ यू डोंट माइंड। शौर्य बोल ही रहा था कि तभी अनाया ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, सर प्लीज़, आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जो भी जानना चाहते हैं जान सकते हैं। अनाया को लगा शौर्य प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहता है। मुझे तुम्हारी कंपनी के बारे में और तुम्हारे डैड के बारे में जानना है। इस कंपनी की शुरुआत तो तुम्हारे डैड ने की होगी। शौर्य के पूछने पर अनाया स्माइल करते बोली, हाँ ये कंपनी हमारे पापा ने शुरू की है, अमित रघुवंशी।
पर अब लास्ट 3 ईयर से उन्हें सारी जिम्मेदारी हमें दे दी। 3 सालों से अब हम इस कंपनी को चला रहे हैं। 3 सालों से? और उससे पहले आप क्या करती थी? शौर्य बातों बातों में अनया का अतीत जानने की कोशिश कर रहा था। 1 साल तक तो हम घर में थे। दरअसल वो हमारा एक अभी। अनया ने इतना ही कहा था कि तभी उसका फ़ोन रिंग होने लगा। अनया ने देखा सूर्य उसे कॉल रहा है, तो उसने सूर्य की तरफ देखते हुए कहा, एक्सक्यूज़ मी। शौर्य ने भी सर हिला दिया और अनया उठकर बालकनी में चली गई। वो सूर्य से बात करने लगी। इधर शौर्य ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा। अगर ये फ़ोन कॉल बीच में नहीं आता तो मैं उससे सारा सच निकलवा लेता। शौर्य दांत पीसकर खुद से बोला। तभी उसका भी फ़ोन रिंग हुआ और वो कॉल रिसीव कर फ़ोन सुनने लगा। दूसरी तरफ से बोल रहे शख्स की बात सुनकर शौर्य ने ओके कहा, फ़ोन रख दिया। अब तक अनया भी आ गई थी। उसने शौर्य की तरफ देखकर क्यूट सा फेस बनाकर कहा, क्या हम आज जल्दी जा सकते हैं? हमें थोड़ा अर्जेंट काम है। शौर्य उसे देखते हुए उठा और जाते हुए बोला, हाँ जा सकती हो, पर एक काम करने के बाद मेरे साथ चलो। अनया ने सिर हिलाया और शौर्य के पीछे पीछे चली गई। शौर्य अपने प्राइवेट लिफ्ट में आया। अनया भी उसके साथ ही थी। कल उस समय राज की आई थ्री राज ने उसे कॉल पर बताया। जिस कंपनी से वो लोग रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने वाले थे, उनके साथ शौर्य और अनया की मीटिंग फिक्स हो गई है। शौर्य और अनया दोनों ही लिफ्ट में चुपचाप खड़े थे। शौर्य जल्द से जल्द प्रूव करना चाहता था कि अनया ही दुआ है। उसने अनया की तरफ देखकर जो चुपचाप खड़ी थी। शौर्य ने उसे नीचे से ऊपर तक देखा और देखते हुए अचानक से बोला, साड़ी निकालो अपनी। अनया ने एकदम से उसकी तरफ बातें सुनकर चौंक गई और हैरानी से आंखें बड़ी किए शौर्य को देखने लगी। शौर्य ने फिर कहा, साड़ी निकालो अपनी। इस बार बोलते हुए उसने अनया की तरफ अपना हाथ भी बढ़ा दिया। ये देखकर अनया डर गई और उसने शौर्य का हाथ झटकते हुए उसके गाल पर एक थप्पड़ रख दिया। शौर्य का चेहरा एक तरफ झुक गया। अनया उसे गुस्से से देखते बोली, हमने आपको एक अच्छा इंसान समझा और आप हमें ऐसी नजरों से देखते हैं। इतने बड़े आदमी होकर ऐसी घटिया हरकतें करते हुए आपको शर्म नहीं आती, बेशर्म आदमी। शौर्य अनया के मुंह से ये सब सुनकर उसे घूरने लगा और वो उसकी तरफ बढ़ा तो अनया डर कर पीछे हो गई। पर शौर्य तो लगातार अपनी तरफ बढ़ते देखकर वो डर गई और जल्दी से लिफ्ट ओपन करने के चक्कर में अपने सारे बटन प्रेस कर दिए। तभी शौर्य ने उसके दोनों हाथ पकड़ते हुए लिफ्ट की दीवार से लगाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जैसा तुम सोच रही हो मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। मैं बस कुछ देखना चाहता हूँ। दैट्स इट। तुम्हारा साथ कुछ गलत नहीं करूँगा। अनया शौर्य की ऐसी बातें सुनकर और डर गई और मन ही मन खुद से बोली, हे भगवान, कहाँ फंस गए हम। ये आदमी हमें बिना कपड़ों के देखना चाहता है। कितना बेशर्म है ये। प्लीज़ कॉपरेट विद मी। जब शौर्य ने तब उसकी बात सुनकर अनया ने होश उड़ गए और उसकी आंखें थोड़ी और बड़ी हो गई। शौर्य को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरते मन ही मन खुद से बोली, हे भगवान, कैसा जानवर है ये, कॉपरेट करने को बोल रहा है। एक बार हाथ छोड़ दे, मेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं इसका। हिम्मत कैसे हुई इसकी हमसे ऐसी बातें करने की। अनया के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था, पर शौर्य को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने एक हाथ से अनया के कंधे से उसकी साड़ी का पल्लू को नीचे कर दिया और ध्यान से उसे देखने लगा, पर उसे अनया के कंधे पर निशान नहीं दिखा। उसका कंधा ब्लाउज से ढका था। अनया शौर्य को खुद को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। शौर्य के हाथ उसके ब्लाउज को उसके कंधे से नीचे करने के लिए आगे बढ़े। यह देखकर अनया ने जल्दी से कहा, ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए हमें। अनया को गुस्से भरी आवाज़ सुनकर शौर्य ने एक नज़र देखते बोला, ज़्यादा हिलो मत, शांति से खड़े रहो। वैसे भी मैं ये सब देख रहा हूँ। पहले भी तो मुझसे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं ये सब देख चुका हूँ पहले भी, तो मुझसे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। शौर्य की बात अनया उसे आंखें छोटी कर देखने लगी और हैरानी से बोली, क्या कहा आप? पहले भी देख चुके हैं? पर कब? पिछले जन्म में तुम मेरी बीवी थी और मैं तुम्हारा पति। शौर्य ने कैसे लिखा। उसकी ऐसी बातें सुनकर वो समझ गई शौर्य उसके फ्लर्ट कर रहा है। उसने आंखें छोटी कर शौर्य को घूरा। तभी शौर्य के हाथ उसके कंधे पर चले गए। उसकी छुअन के महसूस करती अनया ने अपना चेहरा घुमाते हुए आंखें बंद कर ली। शौर्य ने जैसे उसके कंधे से ब्लाउज को नीचे किया, तभी लिफ्ट जोर से हिलने लगी। शायद वो तेजी से नीचे जा रही थी। यह देखकर अनया भी डर गई और तभी लिफ्ट बीच में ही रुक गई और लिफ्ट में अंधेरा छा गया। अंधेरा हो जाने की वजह से शौर्य उसके कंधे पर गोली का निशान नहीं देख पाया, तो वहीं अनया अंधेरे हो जाने के डर गई और उसने कसकर शौर्य को पकड़ लिया। वो शौर्य को पकड़ते हुए डरी आवाज़ में बोली, प्लीज़ हमें छोड़कर मत जाइए, हमें अंधेरे से डर लगता है। अनया की बात
पर शौर्य मुस्कुरा दिया और अब उसने भी इस मौके का एडवांटेज लेते हुए अनाया की कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। साड़ी का पल्लू नीचे गिरने की वजह से अनाया की कमर और कोई भी कपड़ा नहीं था। शौर्य के हाथ अब अनाया की कमर को धीरे धीरे सहलाने लगे। डर की वजह से वो पहले शौर्य से इतने करीब चली गई थी और अब शौर्य को उसे इस तरह छूना उसकी सांसें और धड़कनों को बढ़ा रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कसकर बंद किए और शौर्य के कंधे पर उसके हाथ की पकड़ खूब बखुद कस गई। शौर्य ने जैसी अनाया की पकड़ को महसूस किया, उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। उसने भी अनाया की कमर को और कसकर पकड़ लिया। क्या होगा जब ये मदोशी भरी तंद्रा टूटेगी? क्या अनाया के मन में शौर्य इस एहसास और गहरा पाएगा? सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।